तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ चुके हैं और फ्री रेडिकल पढ़ चुके हैं। जैसे फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी निकाली थी, इसी तरह कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन में भी क्या होगा, रेजोनेंस जो होगा वो मोर स्टेबल करेगा कंपेयर टू हाइपरकॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होगी तो रेजोनेंस इंक्रीज होगा। रेजोनेंस इंक्रीज होने से उस चार्ज का डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा जिससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और फिर हाइपरकॉन्जुगेशन में क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा बनेगी और उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे इन सब में तीनों में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होगा तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी कितनी बनेगी, 2 बनेगी और इसकी 3 बनेगी। जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उसी में तो चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा। इसमें तो चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, इसमें यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो मोर स्टेबल कहां पे होगा आपका कार्बोकेटायन, इस वाले में। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका 3, 2, 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बोकेटायन ज्यादा कहां पे डीलोकलाइज हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, रेजोनेंस वाला इफेक्ट लग रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा तो वहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे ये क्या बेंजेलिक कार्बोकेटायन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेंजेलिक। यहाँ पे क्या है, बेंजेलिक प्लस बेंजेलिक है। कार्बोकेटायन दोनों रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है। ये ओनली क्या है, एलेलिक है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, बेंजेलिक प्लस एलेलिक है। तो अब आपको देखना कि कार्बोकेटायन ज्यादा कहां पे डीलोकलाइज होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें डीलोकलाइज होगा क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग है, बेंजेलिक प्लस बेंजेलिक है तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन। ठीक है, उसके बाद ये बेंजेलिक और ये बेंजेलिक प्लस एलेलिक, तो बेंजेलिक तो दोनों में कॉमन हो गया, मतलब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी और इसकी एक ज्यादा बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलेलिक कार्बोकेटायन आ गया। और तो मोर स्टेबल कौन सा आ जाएगा, 4th, फिर 1st और फिर ये लास्ट में 3rd एलेलिक वाला। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी निकालनी है। जैसे फ्री रेडिकल में चेक करा था कि आपको अलग अलग सेपरेट करना है, कौन बेंजेलिक था, कौन एलेलिक है, कौन एलेलिक प्लस एलेलिक है। ठीक है, और किस में हाइपरकॉन्जुगेशन लग रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी निकालनी है। तो टाइप फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, इनको देखना है। तो ये तो आप कर ही सकते हो फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या है, ये एलेलिक है, सब में रेजोनेंस ही हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ये बेंजेलिक है। एक बार आप खुद इनको करने की कोशिश करें, ऑर्डर लिखना है, फिर चेक करना कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलेलिक, ये भी एलेलिक है, यहाँ भी एलेलिक, यहाँ भी एलेलिक और यहाँ पे बेंजेलिक हो गया। तो ये बेंजेलिक हो गया। अब जो ये एलेलिक है इनमें वैल्यू क्या होगा, जब सब में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन ही बन रही है, सब में एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो फिर क्या देखेंगे, हाइपरकॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 3, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर 3। यहाँ पे अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे ये अल्फा, जब रेजोनेंस होगा तो ये इधर आएगा, तो कार्बोकेटायन आपका यहाँ पे बनेगा, तो ये अल्फा होगी, एक नहीं, टोटल 9 हो गया अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, जो बेंजेलिक था जिसके अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा थी, तो ये आपका 4th, 5 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, फिर क्या जाएगा, 3rd, फिर 2nd, फिर 1st और फिर 4th, क्योंकि 4th में आपके एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह आप इसका बना सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, बेंजेलिक है प्लस एलेलिक है, बेंजेलिक प्लस एलेलिक। अभी यहाँ पे एलेलिक है, जब डबल बॉन्ड यहाँ आगे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये बेंजेलिक बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये भी क्या है, आपका बेंजेलिक प्लस एलेलिक है, बेंजेलिक प्लस, दोनों में बेंजेलिक प्लस एलेलिक आ गए, बट यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए। जब ये यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, इसको पास हाइपरकॉन्जुगेशन भी लग जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ गए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइपरकॉन्जुगेशन आ गया, बेंजेलिक प्लस एलेलिक प्लस हाइपरकॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या आएगा, बेंजेलिक प्लस बेंजेलिक, यहाँ पर क्या है आपका एलेलिक है, साथ में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, ये अल्फा और ये अल्फा, प्लस हाइपरकॉन्जुगेशन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, 5th वाले के अंदर भी क्या हो रहा है, आपका जो कार्बोकेटायन है वो डबल एलेलिक है, एलेलिक प्लस एलेलिक है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, जब ये यहाँ पर आएगा बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी हाइपरकॉन्जुगेशन है, बट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं,
2 है यहाँ पे। यहाँ पर भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी क्या होगी, सेम इसी की तरह स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा स्ट्रक्चर इसकी, ये पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे कितने आएंगे, यहाँ पे 2 हो गए। जब ये इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो नंबर ऑफ अल्फा, ये भी एक अल्फा बन जाएगी इसकी। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, एलेलिक प्लस हाइड्रोकॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने आ गए, 5 आ गए। ओके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा इसमें, 5 आ गए। अब आप ऑर्डर लिख सकते हो, सबसे पहले कौन आएगा, बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक वाला, ठीक है। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या आएगा, थर्ड के बाद क्या आएगा, बेंजाइलिक प्लस एलेलिक वाला। बेंजाइलिक प्लस एलेलिक वाले ये 2 है, उसके अंदर भी यहाँ पे हाइड्रोकॉन्जुगेशन लग रहा है, तो सेकेंड। उसके बाद फर्स्ट, अब एलेलिक वाले, तो ये तो 2 एलेलिक वाले ये रहे, यहाँ पे एलेलिक प्लस एलेलिक, ये भी एलेलिक प्लस एलेलिक, बट यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 5 है। तो फिर क्या आ जाएगा, 6 के बाद 5 और फिर लास्ट में 4। तो आपको ऐसे ऑर्डर लिखना है, गलती नहीं होगी। सब आपको सबसे पहले नीचे यही लिखना है, कौन बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक है, कौन एलेलिक प्लस एलेलिक है। अगर एलेलिक प्लस एलेलिक कॉमन आ रहा है तो उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं कितने, जिसमें ज्यादा होंगे वो मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब टाइप 2 में देखते हैं कि कार्बोकेटाइन के अंदर टाइप 2 के अंदर स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब सेकंड टाइप है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन है वो आगे एक हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या है, रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन आगे एक हेटेरो एटम से लगा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर है, जिससे वो स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से, तो स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन वो होता है, वो मोर स्टेबल होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन ऑलवेज मोर स्टेबल देन सब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल हो रहा है। इसका रीजन क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे लोन पेयर सीधे लोन पेयर से रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, जबकि बेंजीन में क्या है, आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करके इसको स्टेबल करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड जाएंगे इसके, तब वो स्टेबल होगा, जबकि यहाँ पे सीधे लोन पेयर से स्टेबल हो रहा है। तो लोन पे इजीली अवेलेबल रहेंगे कंपेयर टू इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, जो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। इस वजह से सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होगा, आपका मोर स्टेबल किससे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है वो लेस अवेलेबल है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। लोन पे इजीली अवेलेबल रहते हैं, जबकि यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी एरोमेटिसिटी को बनाए हुए है, इसको अपनी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करके इसको स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आपके मोर स्टेबल होते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से। अब ये भी एक और एग्जांपल है, यहाँ कार्बोकेटाइन आपके नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो ये मोर स्टेबल कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। अब ये जो एग्जांपल इन दोनों में, एक तरफ नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है, दोनों यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, दोनों हेटेरो एटम से लगे हुए हैं, बट इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा। अब दोनों के पास ही लोन पेयर है, दोनों में से कौन इजीली लोन पेयर अवेलेबल करा रहा है इस कार्बोकेटाइन को, वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से लोन पेयर कौन इजीली अवेलेबल कराएगा, नाइट्रोजन कराएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल। नाइट्रोजन की कंपेरिजन में बात करेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, तो लोन पेयर यहाँ पे इजीली अवेलेबल रहेंगे। जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल है ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये एक रीजन हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन पे सवाल देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन पे सवाल है कुछ, एक बार आप खुद ही ट्राई करें इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखें, तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको सब देखना है कि कौन कौन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट एक हेटेरो एटम लगा हुआ है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, बट ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन नहीं है, कार्बोकेटाइन के आगे कार्बन आ गया है, हेटेरो एटम नहीं है, और ये भी आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। तो मोर स्टेबल इनमें से कौन होगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है ओनली,
तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन तो है, बट यहाँ पे इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है इधर से, तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3, जबकि ये तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन ही नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है ओनली। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन तो है ये, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसके पास 6। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूटेड प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा 4th, उसके बाद 2nd, उसके बाद 1st और लास्ट में 3rd, क्योंकि 3rd वाला हमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, जबकि इन सब में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है ना, तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन, और ऊपर से ही सब्स्टिट्यूटेड हो गया कार्बोकेटायन आपका, इस वजह से ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें इसमें, तो ये आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन प्लस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा। अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास 2, यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूटेड कार्ब, इसमें देखो ये एल्लेलिक कार्बोकेटायन है, अभी एल्लेलिक कार्बोकेटायन है, यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तब ये क्या बनेगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। तो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन प्लस एल्लेलिक कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें देखिए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, साथ में एल्लेलिक भी कार्बोकेटायन है, जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा वापिस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा तो पॉजिटिव वापिस यहाँ पर आ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूटेड प्लस एल्लेलिक हो गया, डबल एल्लेलिक हो गया ये। और इसमें देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, तो सब्स्टिट्यूटेड तो हो गया फिर, और साथ में क्या एल्लेलिक है तो एल्लेलिक लिख दिया। ठीक है, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा इसके अंदर, जो सब्स्टिट्यूटेड प्लस एल्लेलिक है, 3rd वाला मोर स्टेबल हो गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड प्लस एल्लेलिक ये भी और ये भी है, बट दोनों में आप क्या देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है इसमें, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आ गए आपके 5। तो इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा हो गया आपका 4th वाला, फिर 2nd और फिर 1st। तो आपने देखा भाई सब्स्टिट्यूटेड प्लस सब्स्टिट्यूटेड सारे थे, बट एक सिंगल एल्लेलिक था, एक डबल एल्लेलिक थे, और डबल एल्लेलिक के अंदर भी और सिंगल एल्लेलिक में भी क्या आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। तो जब दोनों सेम चीजें आ जाए कि सब्स्टिट्यूटेड प्लस एल्लेलिक, सब्स्टिट्यूटेड प्लस एल्लेलिक, तो फिर वहां पे देखने कि हाइपर कॉन्जुगेशन से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने कम है या ज्यादा है, उससे इसकी स्टेबिलिटी निकल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट वाला आपको खुद करना है। टाइप 30 क्वेश्चंस में क्या है आपके कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपका कार्बोकेटायन लगा, बेंजेलिक कार्बोकेटायन, और बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उस ग्रुप का इस कार्बोकेटायन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो ग्रुप आपका अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। कार्बोकेटायन पे क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो रिलीजिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। फिर जो सिंपल कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोकेटायन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होगा, तो उसको और ज्यादा लेस स्टेबल करेगा। इस वजह से कार्बोकेटायन को पहले कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सिंपल, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोकेटायन को स्टेबल करने वाले इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसका प्लस आर लग रहा है वो ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस मोर स्टेबल देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आर ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर सिंपल वाला आएगा। उसके बाद जिनका विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है वो आएंगे, और विड्रॉइंग इफेक्ट में भी कौन आएगा, जिसका कम विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है। तो कम विड्रॉइंग इफेक्ट किसका लगेगा, माइनस आई का, फिर माइनस एच और फिर माइनस आर। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये कार्बोकेटायन इस पे ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं, CH3NO2, OCH3, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें कि अगर कार्बोकेटायन में बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगे हुए, ये ऑर्थो पे, ये मेटा पे और ये पैरा पे, तो इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि CH3 का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन जस्ट लाइक
रेजोनेंस, जो हमने सम की पॉइंट पढ़े थे उसके अंदर क्या देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की तरह ही एक्ट करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑर्थो और पैरा पर इक्वल इंटेंसिटी से काम करेगा। तो यहाँ पे इस CH3 का क्या लग रहा है, प्लस H लग रहा है, ठीक है। इसी तरह पैरा के ऊपर भी क्या लगेगा, इसका प्लस H लगेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो और पैरा पर लगता है। जस्ट लाइक रेजोनेंस होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों पर, ऑर्थो और पैरा पर इक्वल इंटेंसिटी से लगेगा, तो दोनों को इक्वली स्टेबल करेगा कार्बोकेटायन को, ठीक है। जब दोनों इफेक्ट बराबर लग रहे हैं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वली लग रहा है, तब हम क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जो CH3 इसके पास में लगा होगा उसका प्लस आई उतनी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो प्लस आई है इसका ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू पैरा वाले से, ठीक है। और मेटा वाला का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस कभी काम नहीं करता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम नहीं करेगा। और CH3 का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई, तो यहाँ पे प्लस आई आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले तो अपन ने देखा भाई हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है जो कि ऑर्थो और पैरा पे इक्वल इंटेंसिटी से लग रहा है, तो ये मोर स्टेबल कर रहा है कार्बोकेटायन को। फिर हमने देखा भाई ऑर्थो पैरा में से भी कौन ज्यादा स्टेबल करेगा इसको, तो पहले कौन सा स्टेबल करेगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि ऑर्थो वाले के अंदर CH3 का प्लस आई ज्यादा लगेगा कंपेयर टू पैरा से। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहले ऑर्थो वाला, तो ऑर्थो, उसके बाद पैरा और उसके बाद मेटा का, क्योंकि सिंपल वाले पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है, जबकि मेटा वाले पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, तो इसको स्टेबल करेगा मेटा, उसके बाद सिंपल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। पहले आपको क्या चाहिए करना है कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन जब इक्वल इंटेंसिटी से काम कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये दोनों तो इससे स्टेबल होंगे, बट इन दोनों के अंदर ऑर्थो पैरा में भी मोर स्टेबल कौन होगा, तब हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो पास में होगा इस कार्बोकेटायन के, वो उसका प्लस आई ज्यादा लगेगा, तो ऑर्थो वाला मोर स्टेबल होगा, फिर पैरा, फिर मेटा और फिर सिंपल। इसी तरह आगे वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ है, वो OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे और एक सिंपल है। इसमें भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो जो OR ग्रुप है, OCH3 क्या आपका OR ग्रुप है, इसका क्या इफेक्ट लगता है, प्लस आर, रिलीजिंग इफेक्ट होता है, तो प्लस आर लग रहा है इसका, और प्लस आर होता है रेजोनेंस आपका ऑर्थो और पैरा पर इक्वल इंटेंसिटी से काम करता है। तो यहाँ पे भी जो आपका प्लस आर होगा वो सेम लगेगा, ठीक है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर, जब रेजोनेंस सेम लग रहा है। और मेटा पे हम क्या बोलते हैं कि मेटा पे कभी रेजोनेंस नहीं लगता, जो OCH3 है रेजोनेंस कभी मेटा पे वर्क नहीं करेगा, तो जब मेटा पे वर्क नहीं करेगा तो मेटा पे क्या लगेगा आपका, इंडक्टिव इफेक्ट। और OCH3 का इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। OCH3 का क्या आ गया, माइनस आई इफेक्ट। तो कार्बोकेटायन को ये क्या करेगा, लेस स्टेबल करेगा, माइनस आई लग गया ना, तो और इसको अनस्टेबल करेगा। तो ऑर्थो और पैरा वाले ज्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू मेटा से। तो ऑर्थो पैरा के अंदर भी मोर कौन स्टेबल करेगा, जब रेजोनेंस सेम लग रहा है तो हम क्या देखेंगे, इसका OCH3 का कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगेगा, अब माइनस आई, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगता नहीं OCH3 का, क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट OCH3 का क्या होता है, माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे है तो ज्यादा लगेगा, माइनस आई ज्यादा लगेगा, जबकि पैरा पे क्या लगेगा, कंपेयर टू कम लगेगा ऑर्थो पैरा इससे, ऑर्थो से, क्योंकि OCH3 यहाँ पास में है, तो उसका OCH3 का माइनस आई यहाँ ज्यादा लगेगा कंपेयर टू पैरा वाले से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पैरा वाला। भाई दोनों में, पैरा और ऑर्थो में दोनों पे प्लस आर लग रहे थे, लेकिन जब माइनस आई की बात आई तो माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा कंपेयर टू पैरा से, तो पैरा वाला इसको ज्यादा स्टेबल करेगा। फिर ऑर्थो आएगा, मेटा वाला, तो मेटा का तो क्या लग रहा है, माइनस आई डायरेक्ट लग रहा है, फिर क्या आ जाएगा, सिंपल, और फिर मेटा वाला, क्योंकि मेटा वाला इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है कार्बोकेटायन को। जब दोनों का प्लस आर इफेक्ट बराबर आ गया, तब हम आगे गए कि हाँ माइनस आई देखते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस इक्वली इंटेंसिटी से काम कर रहा है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइनस आई इफेक्ट देखा। तो माइनस आई जिसका ज्यादा होगा वो उसको कम स्टेबल करेगा, जो उसका कम होगा माइनस आई वो ज्यादा स्टेबल करेगा। यहाँ पे दूर लगा हुआ है ग्रुप, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस पे कम लगेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑर्डर निकालना है। इसी तरह बाकी सब के आप निकाल सकते हो, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, NO2 का। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या ध्यान रखना है कि हमने बात करी थी कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, प्लस आर कंपेयर टू माइनस आई।
जबकि क्लोरीन का क्या डोमिनेट करता है, माइनस आई कंपेयर टू प्लस आर, है ना। जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है तो फ्लोरीन का प्लस आर कंसीडर करेंगे, तो फ्लोरीन का प्लस आर कंसीडर करेंगे तो फ्लोरीन वाले में भी ऑर्डर सेम ही आएगा। तो जब क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं सब जगह, तब इसका ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, वो देखना है। तो क्लोरीन में, तो क्लोरीन का क्या इफेक्ट लगता है, क्लोरीन का हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट लगता है ओनली। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में जब देख रहे हैं तो क्लोरीन का माइनस आई लगता है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना दूर जाएंगे उसका इफेक्ट उतना ही कम होगा। तो माइनस आई ऑर्थो पे तो ज्यादा लगेगा, मेटा पे थोड़ा कम होगा, और पैरा पे बिल्कुल ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं, तो फिर स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आ जाएगी, पहले तो सबसे पहले सिंपल वाले की आएगी, क्योंकि सिंपल पे तो ब्यूटेन ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो सिंपल वाला मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑर्थो मेटा पैरा। अब ऑर्थो मेटा पैरा में मोर स्टेबल कौन होगा, जिसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट कम लग रहा है क्लोरीन का, तो पैरा आ जाएगा, फिर मेटा और फिर ऑर्थो, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इफेक्ट लग रहा है वो लगाना है। की पॉइंट्स ध्यान में रखने की, रेजोनेंस का जो हमने वहां लिखाए थे कि अब जो है सवाल के थ्रू समझेंगे, तो इन्हीं के थ्रू हमें समझना है कि वो की पॉइंट कैसे अपन को अप्लाई करने हैं, ठीक है। बाकी आप NO2 का निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन लगा सकते हो, जो क्लोरीन का ऑर्डर आया वही आयोडीन और ब्रोमीन का आएगा, ठीक है। और जो NO2 का आएगा वही सारे विड्रोइंग ग्रुप का आएगा। NO2 के साथ अगर CHO हो वगैरह दूसरे विड्रोइंग ग्रुप हो तो उनका ऑर्डर भी सेम आएगा। तो कार्बोकेटायन का अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, तो आपकी स्टेबिलिटी देखनी है इसकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग तो अनस्टेबल करता है कार्बोकेटायन को, इलेक्ट्रॉन और विड्रॉ करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो सिंपल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब NO2 में बात करते हैं कि NO2 का इफेक्ट कौन सा लगता है, माइनस आर। तो माइनस आर होता है वो आपके ऑर्थो और पैरा पे, रेजोनेंस होता है वो आपके इक्वल इंटेंसिटी से वर्क करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जितना माइनस आर उसका ऑर्थो पे लगेगा उतना उसका क्या लगेगा, पैरा पे लगेगा, ठीक है। फिर और मेटा पे रेजोनेंस कभी वर्क नहीं करता, तो मेटा पे NO2 का क्या लगेगा, माइनस आई, ठीक है। अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर है, तो कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा NO2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। मेटा वाला जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो NO2 का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि बाकी ऑर्थो पैरा पे तो माइनस आर लग रहा है, जो कि माइनस आर ज्यादा डोमिनेट होता है कंपेयर टू इंडक्टिव। तो मेटा वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ऑर्थो और पैरा। अब ऑर्थो पैरा की बात करें तो ऑर्थो पैरा में माइनस आर तो दोनों पे बराबर लग रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा कंपेयर टू पैरा, यानी कि ऑर्थो वाला जो आपका कार्बोकेटायन है वो ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि ऑर्थो वाले पे माइनस आई ज्यादा लग रहा है इसका पास में, जबकि पैरा पे NO2 क्या है, दूर है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट इसका कम लगेगा पैरा का। तो ऑर्थो के कंपेरिजन में पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या आ जाएगा, पैरा और फिर ऑर्थो। समझ में आया कि आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इफेक्ट तो माइनस इफेक्ट ही लग रहा था, माइनस आर लग रहा था ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। और मेटा पे क्या लग रहा था, माइनस आई, तो माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा कंपेयर टू माइनस आर के, क्योंकि आर डोमिनेंट होता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो फिर ये ऑर्डर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल जो मिक्स सवाल है, इसमें रेजोनेंस भी लगेगा, इंडक्टिव भी लग रहा है, ठीक है। फिर हमें इसका स्टेबिलिटी बताना है कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कहां पर है। तो CD3 का क्या लगता है, प्लस H, तो जिसका जो इफेक्ट लग रहा है वो हमें लगा देना है, प्लस H प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। OH का क्या लगता है, पैरा पे लगा हुआ है तो प्लस R, NH2 भी पैरा पे लगा हुआ है तो प्लस R। यहाँ पे क्या लगेगा, इसका प्लस I लगेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा नहीं, प्लस I लगेगा। क्लोरीन का क्या लगता है, कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में माइनस आई लगता है, और NO2 का क्या लगेगा, माइनस R। ऑर्थो है तो NO2 का क्या लगेगा, माइनस R। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, माइनस R वाला, फिर ये माइनस वाला, जो प्लस है वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो प्लस R ये दो का लग रहा है, रेजोनेंस मोर स्टेबल करता है कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। तो रेजोनेंस जिसका ज्यादा लग रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और रेजोनेंस दो जगह लग रहा है, यहाँ पे और यहाँ पर, दोनों में भी प्लस आर ज्यादा किसका होता है, NH2 का होता है। हम पढ़ चुके हैं कि प्लस आर NH2 का ज्यादा होता है, तो थर्ड वाला मोर स्टेबल होगा। फिर सेकंड वाला रेजोनेंस की बात क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन एक जगह ही लग रहा है, फर्स्ट आ जाएगा।
फिर क्या आएगा इंडक्टिव प्लस आई इसका आ गया फोर्थ का, और फिर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा माइनस आई वाला फिफ्थ का, और फिर सिक्स का। तो ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह ये सवाल है वो आप खुद करना है आपको ये वाला। यहाँ पे क्या है पी का मतलब पैरा पे NMe3 लगा हुआ है, यहाँ मेटा पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पैरा पर OCH3 लगा हुआ है। जैसे ये ग्रुप लगे हुए ना यहाँ पे, तो पैरा पे यहाँ NMe3 लगा है, मेटा पे फ्लोरीन है, पैरा पे OCH3 है। फिर आपको इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। जो फोर्थ टाइप है उसके अंदर क्या है आपका रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होता है तो ग्रुप का हमेशा क्या लगता है प्लस या माइनस आई इफेक्ट लगता है। पढ़ चुके हैं हम कि जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस ग्रुप पे क्या लगेगा, या तो प्लस आई या माइनस आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि CH3 है तो उसका क्या लग रहा है यहाँ पे प्लस आई लग रहा है। CD3 का कहां पर है मेटा पर है, तो यहाँ पे भी इसका क्या लग रहा है प्लस आई। NMe3 का क्या लगता है हमेशा माइनस आई लगता है। NH3 का भी क्या लगेगा माइनस आई, और PMe3 का भी क्या लगेगा माइनस आई। तो जिसका प्लस आई होगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को। तो ये दो ज्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू इन तीनों के, और इन दोनों में से भी मोर स्टेबल कौन होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस डोमिनेट अवर नंबर, नंबर डोमिनेट अवर पावर। जो सबसे डिस्टेंस डोमिनेट होगी, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे CH3 लगा हुआ है जबकि यहाँ मेटा पे लगा हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकेंड। अब माइनस आई देखेंगे, जिसका माइनस आई जितना दूर से लगेगा, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट जितना दूर होगा वो कार्बोकेटाइन उतना ही स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो माइनस आई लग रहा है वो पैरा से लग रहा है, जबकि इन दोनों में कहां से लग रहा है मेटा से। ये ऑर्थो ये मेटा, ये ऑर्थो ये मेटा। तो पैरा इसका जो माइनस आई लग रहा है वो सबसे ज्यादा दूर से लग रहा है, तो इसका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है कंपेयर टू इन दोनों के, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा थर्ड। और इन दोनों में देखेंगे कि मेटा पे लगे हुए दोनों ग्रुप, मेटा पे लगे हुए तो दोनों में से माइनस आई ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन वाले का ज्यादा होता है माइनस आई, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू फॉस्फोरस। तो इसका माइनस आई ज्यादा है कंपेयर टू इसके, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया कार्बोकेटाइन फोर्थ, फिफ्थ और फिर फोर्थ। तो ऐसे आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं कार्बोकेटाइन के ऊपर स्टेबिलिटी के, ये हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन।